पिछले वीडियो में हम लोगों ने जे एडवांस 2024 फिजिक्स का पेपर 2 डिस्कस किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 12 तक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 17। सो बेसिकली ये पेपर 2 का लास्ट सेक्शन होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। सो यहाँ पर बेसिकली जो सरफेस टेंशन में बेस प्रॉब्लम है, जिसमें एक स्फेरिकल बबल दिया हुआ है जो कि एक एयर चैम्बर में रखा हुआ है। एयर चैम्बर का जो प्रेशर है वो P0 दिया हुआ है, राइट। मतलब आउटसाइड का जो प्रेशर है वो P0 दिया हुआ है, अंदर का लेट्स से इसको P1 कहते हैं, है ना। और ये जो रेडियस है ना, ये R1 है लेट्स से, ठीक है। इसका जो एक्सेस प्रेशर है यहाँ पर डेल्टा P P1 माइनस P0 ये दिया हुआ है, 144 पास्कल, ठीक है। और इसका रेडियस सर्टेन R1 दिया हुआ है, ठीक है। अब चैम्बर प्रेशर जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं 8 P0 बाई 27 से। तो पहले जो P0 था वो हो जाता है 8 P0 बाई 27। और यहाँ पर एक और चीज़ इंफॉर्मेशन ऐड किया गया है कि चैम्बर प्रेशर इज रिड्यूस टू 8 P0 बाई 27 सो दैट द बबल रेडियस एंड इट्स एक्सेस प्रेशर चेंज। तो बबल का रेडियस चेंज हो रहा है और अंदर का एक्सेस प्रेशर वो भी चेंज हो रहा है। इन दिस प्रोसेस जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब अंडर ये आइसोथर्मल कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियल गैस का जो कंडीशन है वैसे लेके चलना है। और एक्सेस प्रेशर जो है डेल्टा पी इन बोथ द केसेस ये दिया हुआ है कि मच स्मॉलर देन द चैम्बर प्रेशर जो है। तो चैम्बर का जो प्रेशर है उससे जो एक्सेस प्रेशर का वैल्यू है ना, वो बहुत कम है, मतलब उसको हम इग्नोर कर सकते हैं इन बोथ द केसेस। तो न्यू प्रेशर जो नया सेटअप है, यहाँ जो एक्सेस प्रेशर है, अब जो नया जो एक्सेस, इसको हम डेल्टा P0 बोलें, तो जो नया प्रेशर होगा एक्सेस प्रेशर वो कितना होगा P2 माइनस 8 P0 बाई 27, है ना। तो इसका वैल्यू बताना है कि कितना होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आइसोथर्मल कंडीशन है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, और अंदर में आपका जो भी एयर है तो इसका यहाँ पर कंडीशन लगाएं तो बॉयल्स लॉ लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 ये P2 V2 के इक्वल होगा। अब जो P1 होगा क्योंकि ये एक्सेस प्रेशर है तो P1 कितना हो जाएगा P0 प्लस डेल्टा P0, ठीक है। और V1 मेरा 4/3 पाई ये R1 क्यूब हो गया। और बाद में जो लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये होगा 8 P0 बाई 27, हमें P2 का वैल्यू लिखना है। सो 8 P0 बाई 27 प्लस डेल्टा P इंटू क्या होगा 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है बहुत छोटा है इससे, तो हम इसको सीधे P0 लिख सकते हैं और यहाँ पे R1 क्यूब आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर 8 P0 बाई 27 लिख सकते हैं इंटू R2 क्यूब आ जाएगा। सब कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये वैल्यू भी यहाँ पे इससे जो है बहुत छोटा था, इसको इग्नोर कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गया ना कि जो R2 आया यहाँ से निकालोगे तो 3R1 बाई 2 आ जाएगा, राइट। ये इसका वैल्यू आ गया। अब जो नया होगा एक्सेस प्रेशर, यहाँ पे डेल्टा P इनिशियली कितना था, डेल्टा P0 जो था वो था 40 बाय R1 था। अब जो नया एक्सेस प्रेशर है 40 बाय R2 करोगे, राइट। सो डेल्टा P बाय डेल्टा P0 कितना हो जाएगा, नीचे R2 आ जाएगा, ऊपर R1 आएगा, नहीं R1 बाय R2 आ जाएगा। तो डेल्टा P जो होगा, है ना, R1 बाय R2 इंटू डेल्टा P0, क्योंकि डेल्टा P0 दिया हुआ है और डेल्टा P चाहिए हमें, राइट। सो R1 बाय R2 यहाँ से आप देख सकते हो R1 बाय R2 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 डेल्टा P0 हो जाएगा। सो 2/3 और डेल्टा P0 जो है मेरा ये 144 दिया हुआ है इनिशियल जो है ना, उसको इसने डेल्टा P का है, बट मेरा मतलब वहीं पे यहाँ पर जो इनिशियल है डेल्टा P0 उसको मैंने 144 लिया है। सो ये आ जाएगा 48, तो ये 96, है ना, पास्कल आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 96, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये बेसिकली
कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, और इंटीजर बेस्ड भी है यहाँ पर, ऐसा कह सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है उसी पे बेस्ड, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम है ये। तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ये YDSC के कॉन्सेप्ट पे है, एकदम बेसिक सा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा बस सोचना है, बट अप्रोचेबल है, डेफिनेटली ये अप्रोचेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेटअप है, पहले सेटअप समझ लेते हैं, यहाँ पे सेटअप कैसा है ना। सो YDSC सेटअप हमें पता है ऑलरेडी, राइट। तो ये बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा हो गया है ना, यहाँ पे 2 सोर्स है, ये D दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है ना ये, और ये हमें बताइए कैपिटल D होता है जिस 1 मीटर, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल रे ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो D है वो चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल है, और इसको हम सिंपल हार्मोनिकली वेरी करवा रहे हैं, राइट। ये दिया हुआ इक्वेशन 0.04 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब पूछा गया कि जो 8th ब्राइट फ्रिंज है जो O के ऊपर बनेगा, तो ये ऑसिलेट करेगा विथ टाइम बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजिशन। अब जो ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि जो 8th ब्राइट फ्रिंज होगा है ना, उसका लोकेशन क्या होगा, n लैम्डा d बाई डी होता है, तो 8 लैम्डा d बाई डी हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर ये वैल्यू आप रख दो, तो 8 लैम्डा d, और d का वैल्यू रख दो यहाँ पर 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, तो ऑफकोर्स इसका वैल्यू कभी मैक्सिमम कहीं मिनिमम होगा। तो आप देख सकते हो कि y8 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कब होगा, जब मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम हो। तो इसका वैल्यू कितना होगा, -0.04 रखना पड़ेगा, और ये दोनों वैल्यू mm में दिया हुआ है। तो 8 लैम्डा डी, लैम्डा जो दिया हुआ है वो है 6000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम है ना, डी का वैल्यू 1 है, और नीचे 0.8 माइनस 0.04। तो ये मैक्सिमम का वैल्यू होगा, मैक्सिमम केस में इसको मिनिमम होना है, तो -0.04 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ये mm में है, तो इसको भी हम लोग SI में कन्वर्ट कर देते हैं, 10-3 हो जाएगा, ठीक है। और y8 जो मिनिमम होगा उसके लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो 8 इंटू 6000 इंटू 10-10 इंटू 1, और नीचे 0.8 प्लस 0.04 इंटू 10-3 ऐसे कर लेंगे। हालांकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 48,000 हो गया, 48,000 है ना, 48,000, और यहाँ ले जाओ 10-7 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और 0.8 माइनस 0.04 कर लो यहाँ भी, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर। ये 48,000 है, तो इसको आप 4.8 इंटू 10-3 भी कर सकते हो, राइट। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, 48,000 इंटू 10-7 डिवाइड बाई 0.8 प्लस 0.4। अब y मैक्स और y मिनिमम के बीच का डिस्टेंस बताना है, नहीं। सो इसमें 48,000 कॉमन आ जाएगा, नहीं, तो ये 48,000 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इंटू 10-7 हो जाएगा, है ना, और नीचे 1 बाई 0.8 माइनस 0.04 और माइनस 0.8.04, है ना। सो 48,000 मतलब 4.8 इंटू 4, तो -3 यहाँ पे कर लो ऐसे, और यहाँ पे ऊपर ले जाओगे तो 0.8 प्लस 0.04 माइनस 0.8 प्लस 0.04, और नीचे 0.8 का स्क्वायर और माइनस 0.04 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो, 10 to 0 हो जाएगा, तो आप सिर्फ ये वैल्यू ले सकते हो, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। सो 4.8 इंटू 10-3, तो अप्रॉक्सीमेशन भी कहाँ पे करना है ना, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी नहीं कर सकते हो, राइट। सो डिवाइड बाय ये 0.64 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, इसको आप कैलकुलेट करोगे, है ना। सो 4.8 इंटू 2 कितना होगा, 9.6 हो गया, इंटू 0.04, है ना,
और डिवाइड बाय 0.64 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना, ये आपका 600 के आसपास आ जाएगा, है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये 600 माइक्रोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये दिख भी रहा है, ये देखो ये 16 आ गया, ये 6 आ जाएगा, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इसका जो करेक्ट आंसर है 600 माइक्रोमीटर है। ये याद रखना, ये माइक्रोमीटर में दिया हुआ, तो आपको इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 14 नंबर, सिंपल था ना। अब 15 देखते हैं। 15 में क्या है कि 15 में आपसे मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है 8 फ्रेंच का, कितना होगा, राइट। तो यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, है ना। तो 15 में क्या होगा कि 15 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें पोजीशन पता है 8th ब्राइट फ्रिंज का, विच वॉज 8 लैम्डा डी बाय डी, विच इज़ 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया। अब इसका हमें मैक्सिमम स्पीड बताना है। सो dy8 बाई डी टी जब करेंगे, सो 8 लैम्डा डी और इसका स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, सो 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर इंटू 0.04 और ओमेगा भी आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ये जो 0.04 है, ये याद ध्यान रखना है कि ये सब mm में दिया हुआ है, तो हमें ये ध्यान से कन्वर्ट करना है। तो -3 कर लेंगे, और यहाँ भी आप देखो तो 10-6 हो जाएगा, क्योंकि ये सब mm में दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर होगा 10-6 होगा, तो यहीं पे कर लेते हैं, अदरवाइज चांस है हमसे गलती हो जाए। तो सारा वैल्यू रखते हैं, तो -8 लैम्डा मेरा 6000 इंटू 10 हो जाएगा। डी का वैल्यू 1 दिया हुआ है और ये 0.04 है ना, और 10⁻³ ओमेगा का वैल्यू जो है 0.08 रेडियन दिया हुआ है ना, और कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी हो गया डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। ऑफ कोर्स ये जो फंक्शन है कॉस में भी है, साइन में भी है, तो मतलब यहाँ पर आप देखो ये साइन को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे दोनों फंक्शन आया है, राइट। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए ऑफ कोर्स आप साइन में के लिए कोसाइन में फंक्शन है, राइट। बट अगर आप यहाँ का वेरिएशन देखोगे तो इस जगह जो वेरिएशन है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अगर आप 0.8 से कंपेयर करो तो ये वैल्यू बहुत कम है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो वेरिएशन होगा उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये 10-0 हो सकता है, राइट। और फिर इसको मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस ओमेगा वैल्यू में क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एग्जैक्टली चलोगे तो ऑफकोर्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, तो हमें अप्रॉक्सीमेशन भी कहाँ पे करना है ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कोर्स dy8 बाई डी टी का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू बोलें, नहीं, सो ये कितना हो जाएगा, सो ये हो गया है ना माइनस ये 48 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻10, ये 4 इंटू 10⁻2 कर लेते हैं, तो ये -5 हो जाएगा, तो 0.08 हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू हमने 1 ले लिया, है ना, और ये 0.8 का स्क्वायर करोगे तो 0.64 इंटू 10⁻6 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ये वैल्यू जो है ये आपका 24 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करना, ये वैल्यू आपका 24 आएगा, है ना, इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसे कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो क्या होता है, जितना भी जो डिजिट है उसको आप इकट्ठा कर लो, है ना, जो पावर है उसको इकट्ठा कर लो, तो फाइनली आपका ये 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन इंटेंसिव है, तो थोड़ा केयरफुली यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये 15 हो गया। अब लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये भी ये SHM पे बेस क्वेश्चन है, और
अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सोचना है हमें, है ना। बट अगेन आपने ऐसा भी प्रैक्टिस कर रखा होगा, सेटअप को थोड़ा सा अलग बनाया गया है, सो दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट आपने इस टाइप का प्रॉब्लम भी किया होगा, ठीक है। बट ये हाँ अच्छा प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है, जिसको थोड़ा मतलब आप कह सकते हो कि सोचना जहाँ पर हमें है थोड़ा कि किस किस तरीके से मोशन हो रहा है, एसएचएम का प्रॉब्लम है ना। सो पहले हम इसके सेटअप को समझते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो सेटअप में क्या है, यहाँ पर 3 आइडेंटिकल मास है ना। यहाँ पर आप देखो तो 3 आइडेंटिकल मास है, यहाँ पे इसका मास m है, ये u0 दिया हुआ है, इसका वैल्यू है a ओमेगा/2, है ना। और ओमेगा क्या है, ओमेगा है जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये दोनों आइडेंटिकल जो मास है वो एसएचएम कर रहा है, राइट। और x0 जो है इसका पोजीशन है, कहीं से ये मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो जो मेजरमेंट हो रहा है बेसिकली ये d दिया हुआ है, ये d है, ये d है ना। तो कहीं से मेजरमेंट कर रहे हैं, लेट से यहाँ से ये कुछ x0 होगा, है ना। तो ये कुछ x0 माइनस d हो गया, ये वाला, है ना। और साथ में ये नंबरिंग जो है वो ये 1 है, ये 2 है। तो जो 2 का पोजीशन है ना, 2 का जो पोजीशन दिया हुआ है x0 माइनस d माइनस a साइन ओमेगा t, और जो x1 का पोजीशन है वो है x0 प्लस d प्लस a साइन ओमेगा t। ओमेगा ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टिकल सिस्टम है तो हमें पता है यहाँ पर म्यू बाय के होता है, रिड्यूस मास वाला जो पार्ट है वो लगा सकते हो। तो रिड्यूस मास यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू जो होगा यहाँ पे कितना होगा, m इंटू m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होता है, राइट। सो m/2 होगा, तो म्यू बाय के करेंगे यहाँ पर, ये k बाय m होता है, सॉरी ये k बाय m होता है, k बाय म्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो ये m/2 तो 2m/k हो जाएगा, जहाँ पर k मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, राइट। यहाँ पर k मेरा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये जो ऑसिलेट करेगा इसी स्प्रिंग फोर्स की वजह से ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ, इससे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये अपने जो एसएचएम कर रहा है उसमें किस पोजीशन पे है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इससे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तीनों ही मास आइडेंटिकल है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एट टाइम t0 जो है ये कोलिजन होता है, इसको इसने 3 के नंबर रखा है ना। ये इसे कोलाइड करता है ना। और जो सेंटर ऑफ मास है VCM एक्वायर करता है ना। यहाँ पे एक्चुअली 2 पार्ट है, पहला वाला पार्ट जो है कि कोलिजन अकर होता है t0 = 0 पे, ठीक है। तो वहाँ पर वैल्यू पूछा गया कि VCM बाय a ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, है ना। और उसका इसका फिर सेकंड पार्ट है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये इसका फर्स्ट पार्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर दिया हुआ कि कोलिजन जो हो रहा है t0 = 0 पे हो रहा है, तो VCM बाय a ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, राइट। सो पहले देखते हैं कि t = 0 पे पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है इसका। अगर t = 0 पे रखें तो x2 जो होगा, x1 कितना हो जाएगा, x1 होगा x0 प्लस d, राइट। और x2 कितना हो जाएगा, x0 माइनस d, ये वाला टर्म 0 हो गया, ठीक है। तो मतलब x1 माइनस x2 का जो डिफरेंस है वो 2d है, नहीं ये डिफरेंस 2d है, ये t = 0 का पोजीशन हो गया एक तरीके से, राइट। अब हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट करते तो v1 कितना होगा, dx1/dt। सो dx1/dt करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t का वैल्यू 0 रखो। सो v1 का वैल्यू प्लस a ओमेगा आया, राइट। v1 का वैल्यू प्लस a ओमेगा, मतलब इसका जो वेलोसिटी है a ओमेगा इधर है। और v2 की बात करें तो dx2/dt, ये जो वेलोसिटी होगा ये कितना हो जाएगा, ये माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा t। सो t = 0 पे जो v2 होगा ये माइनस a ओमेगा होगा, राइट। तो ये वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये t = 0 का पोजीशन है। अब ऑब्वियसली ये जो दोनों जो पार्टिकल ये जो ऑसिलेट कर रहा है इसी स्प्रिंग फोर्स की वजह से कर रहा होगा। और मेरे पास यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन आया t = 0 पे। पहला इन्फॉर्मेशन क्या आया कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2d है, और दूसरा क्या होगा कि जो वेलोसिटी है इसका a ओमेगा इसका भी होगा, और ये दोनों ही अपने, है ना,
मीन, ये इसका मीन पोजीशन बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि अभी जो स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच स्टेट में, हम ऐसा कह सकते हैं ना, ये बेसिकली इसका मीन पोजीशन हो, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल इसी के बाद ऑसिलेट करेगा। और यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, ये जो ए साइन ओमेगा टी है ये बेसिकली क्या है, ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये बेसिकली इसी लाइन के बाद ऐसे ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा, राइट। ये भी क्या होगा, इस लाइन के बाद ऐसे एसएचएम करेगा, राइट। तो अगर ए ओमेगा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने मीन पोजीशन पे है, ये अपने मीन पोजीशन पे है, ये भी अपने मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, ए ओमेगा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, जो कहाँ पर रिक्वायर करता है, मीन पोजीशन पे। और यहाँ जो साइन है उससे हमें डायरेक्शन पता चल गया कि जो 2 होगा वो इधर मूव कर रहा होगा और इधर मूव कर रहा होगा। सो ये दो इन्फॉर्मेशन हमारा इंपॉर्टेंट है कि मीन पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी ये नेचुरल स्टेट में है, स्प्रिंग फोर्स अभी 0 है और दोनों का जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर मूव करेगा तो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ही मास आइडेंटिकल है तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो अब जैसे ये कोलाइड कर रहा है, तो अब सिचुएशन क्या है, ये इससे कोलाइड करेगा और इलास्टिक कोलिजन है। तो हमें पता है कि जब इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है, राइट। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो सिचुएशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो इंटरचेंज होगा, तो ये वेलोसिटी इसको मिल जाएगा और ये इसको मिल जाएगा, राइट। तो जब ये कोलाइड करेगा, राइट, तो ये वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन है तो 3 को इधर मिल जाएगा वेलोसिटी, है ना, और ये जो है 2 नंबर, इसको वेलोसिटी u0 इस तरफ मिल जाएगा, है ना। और इसके पास पहले से ए ओमेगा है, सो VCM जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस सिस्टम का हम कह रहे हैं VCM, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगा। सो mu0 प्लस m a ओमेगा बाय m प्लस m, और u0 का वैल्यू a ओमेगा बाय 2 दिया हुआ है। सो m इंटू a ओमेगा बाय 2 प्लस m a ओमेगा बाय m प्लस m हो जाएगा ना। सो ये हो जाएगा 3m a ओमेगा बाय 2 बाय 2m, सो 3a ओमेगा बाय 4। और यहाँ पे पूछा गया है VCM बाय a ओमेगा का रेशियो, है ना। सो ये 3/4 कितना होगा, 0.75, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 0.75 होगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ सोचना इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ जो सेपरेशन ऑफ कोर्स, ये सेपरेशन सफिशिएंट होना चाहिए, जो D का वैल्यू होना चाहिए वो A से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये, अदरवाइज ये दोनों कोलाइड कर जाएगा, राइट। तो इसलिए इस पर कंडीशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो 16 हो गया। अब 17 में बात करते हैं। 17 में क्या होगा कि में अब जो कोलिजन हो, जैसे 16 में जो कोलिजन हो रहा था वो t=0 पे हो रहा था, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में, राइट। 17 में जो कोलिजन हो रहा है वो किसी दूसरे इंस्टेंट पे हो रहा है, राइट। तो आप देखते हैं क्या इससे सिचुएशन चेंज हो जाएगा। सो t0 = π/2 ओमेगा पे कोलिजन हो रहा है। तो इस समय हम लोग देखते हैं कि पोजीशन कहाँ पर होगा, तो x1t कहाँ पर होगा, तो x0 प्लस d प्लस a साइन ओमेगा t, सो ओमेगा इंटू π/2 ओमेगा। ये ध्यान रखना है कि ओमेगा का वैल्यू √2k/m है, राइट। k मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये π/2, तो x0 प्लस d प्लस a, और x2t ये कितना हो जाएगा, x0 माइनस d माइनस a साइन ओमेगा इंटू π/2 ओमेगा, राइट। सो यहाँ पर x0 माइनस d माइनस a हो गया। मतलब बेसिकली आप देखो पोजीशन अगर देखो तो दोनों ही जो पार्टिकल है m और m, राइट, ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन, मीन कहीं यहाँ पर होगा इसका, राइट। ये दोनों ही अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इसका जो पोजीशन है x1 का जो पोजीशन x0 प्लस d था पहले, ये राइट, x0 प्लस d था, तो उससे आगे चला गया a, और ये जो दूसरा ये पीछे चला गया, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे v मेरा क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो अभी ये v मेरा यहाँ पर 0 होगा। अब ये कोलिजन हो रहा है इससे, राइट,
ये यू नॉट से कोलाइड कर रहा है इस सिचुएशन में, इस इंस्टेंट पे। तो जैसे कोलिजन होगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, जो तीसरा है ये रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये रेस्ट में आ गया, ये रेस्ट में आ गया। ये हम आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, राइट, आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट में आ गया, तो अब ये वेलोसिटी इसको एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये भी है, जैसे आप वेलोसिटी से भी निकालोगे ना तो ये कंक्लूजन हो जाता है कि दोनों जो पार्टिकल है अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। आप जैसे वेलोसिटी से भी निकालोगे तो v1t करो, सो v1t जो करोगे कितना हो जाएगा, a sin ओमेगा t है तो a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब π/2 ओमेगा रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली v2t करोगे तो यहाँ पर -a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा। यहाँ से भी ये 0 आ रहा है, जो बता रहा है कि ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो अब ये सिचुएशन है मेरे पास, ये तो रेस्ट में आ गया जो तीसरा पार्टिकल था, जिसके पास u नॉट है, इसके पास ये है, ठीक है। अब जो मोशन होगा अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अब जो दिया हुआ है कि पहले जो ये a एम्पलीट्यूड से मूव कर रहा था, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एम्पलीट्यूड b से अब मूव करता है। पहले जो इसके पास था a एम्पलीट्यूड, अब वो b से मूव कर रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया। इसके पास एक एडिशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया बाहर से, और इसके पास पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, राइट। सो अब जो नया एम्पलीट्यूड होगा वो नया एम्पलीट्यूड होगा। अब क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में इसका जो मोशन होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये कुछ ट्रांसलेटरी भी होगा, कुछ ऑसिलेटरी भी होगा, तो इसको हम लोग बेटर होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ऑब्जर्व करिए। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में फ़ायदा क्या होता है कि ये एक सिंगल टाइप ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो जाता है सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जिसको एनालाइज करना हमारे लिए आसान है, राइट। सो पहले हम VCM निकाल लेते हैं। तो VCM इस केस में कितना आ जाएगा, VCM होगा m इंटू यू नॉट, है ना। और ये तो रेस्ट में है, ये तो रेस्ट में था, ये तो 0 था इनिशियली, है ना, ये तो 0 ही था, पीस कहाँ पे 0 ही था। सो प्लस m इंटू 0 बाय m प्लस m, तो कितना हो जाएगा u0/2, राइट। तो अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अब आप ठीक से देखो, तो आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप बैठ जाओ, तो यहाँ से आप देखोगे तो इसके पास v0/u0/2 है, राइट। इसके पास अभी क्या है, इसके पास u0 था, राइट, इसके पास u0 था और ये रेस्ट में था। अब आप सेंटर ऑफ मास में जैसे बैठोगे तो ये रेस्ट में आ गया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गया। अब ये वेलोसिटी इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो u0 इधर है और u0/2 इधर ट्रांसफ़र कर लो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ भी u0/2 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इफेक्टिवली आप ऐसा कह सकते हो ये कितना होगा u0/2। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों के पास जो वेलोसिटी होगा वो u0/2 होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। सो यहाँ पर हम इसके फ्रेम में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें तो क्या होगा, हाफ इंटू k इंटू kx²। अगर देखें तो आपको याद होगा कि दोनों ही a एम्पलीट्यूड से इस पोजीशन पे a एम्पलीट्यूड पे आया हुआ एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो जो टोटल स्ट्रेच है वो 2a है, तो हाफ k इंटू 2a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अगर हम एनर्जी लिखें, काइनेटिक एनर्जी लिखें, तो कितना हो जाएगा, वो होगा हाफ m u0/2 इसका होल स्क्वायर इंटू 2 करेंगे, और जो नया एम्पलीट्यूड होगा, है ना, वो कितना होगा, हाफ k इंटू b² होगा, क्योंकि अगेन फिर यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा। जो नया एम्पलीट्यूड है फाइनली इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा, राइट। तो यहाँ से अब ये वैल्यू निकालते हैं। अब k का जो वैल्यू है यहाँ से, अब ठीक से देखिए, तो k यहाँ से कितना हो जाएगा, मेरा ओमेगा मेरा 2k/m था, सो k मेरा कितना होगा, m ओमेगा²/2 हो जाएगा, नहीं m ओमेगा²/2 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख दें अगर हम, सो हाफ इंटू m ओमेगा²/2 इंटू 4a², और m/ये 8 आ जाएगा, और u0² जो है, u0 मेरा कितना था, u0 मेरा था a ओमेगा/2, वो रख देते हैं। सो 2 ये कैंसिल आउट हो गया ना, ये m/4 आएगा, है ना, m/4 आ जाएगा, m/4 आ जाएगा। और u0² है, जो u0² है वो a ओमेगा है, सो a ओमेगा, है ना, a ओमेगा/2 है ना, a ओमेगा/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये हाफ, और k का वैल्यू m ओमेगा²/2 इंटू b² आ गया, ठीक है, क्लियर है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 2 हो गया, m
बाय 4 आ गया, यू नॉट स्क्वायर है और यू मेरा ए ओमेगा बाय 2 है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर ये 2 2 4 है ना, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से करेंगे सो एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये 16 आ गया। और यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4 आ गया। नहीं तो ये 17 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4 आ गया। ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इंटू 4 हो गया। और यहाँ जो पूछा गया वैल्यू 4b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया, तो 4b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जो होगा है ना 16 ठीक है। और यहाँ पर हाफ एम यू नॉट स्क्वायर यू नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये 8 इंटू 2 तो ये 4 आएगा। और ये ओमेगा स्क्वायर ये हाफ की एक्स स्क्वायर हो गया, तो एम ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, टू 4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 16 एम स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, तो ये 17 और ये बी आ गया, राइट। तो यहाँ जो पूछा गया है ये 4b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पूछा गया है, तो 17 यहाँ से क्या आ रहा है 17 ए स्क्वायर बाय 4 आ रहा है बी स्क्वायर के इक्वल, राइट। और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना 17 बाय 4 आएगा, है ना। तो 4b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ मिस हो जा रहा है, कहीं पे जो कैलकुलेशन है वो हमें देखना पड़ेगा। हाफ के इंटू 2a का होल स्क्वायर, तो ओमेगा मेरा m बाय 2 था, तो के मेरा m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 होगा। और ये 2a था 4a स्क्वायर, अच्छा ये 2b का होल स्क्वायर होगा, राइट, ये 2b का होल स्क्वायर होगा, करेक्ट। ये भी जो होगा जो टोटल स्ट्रेच कितना होगा b दोनों में ना, दोनों साइड में होगा, तो ये 2b का होल स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ मिस हो गया था, सो इंटू 4 यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट, इंटू 4 करना पड़ेगा। सो इंटू 4 कर लो यहाँ पर, राइट, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से आप देखो तो b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 17 बाय 16 आएगा, और हमें बताना है 4b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो ये इंटू 4 करेंगे तो 17 बाय 4 आ जाएगा, राइट। सो 17 बाय 4 4.25 हो जाएगा, राइट। एक्चुअली यहाँ पर यहाँ तो हमने 2a कहा किया था, बट यहाँ पर हम लोग 2b करना भूल गए, क्योंकि जो भी टोटल स्ट्रेच होगा, अगर यहाँ 2a हो रहा, जो नया एम्पलीट्यूड b है, तो दोनों तरफ होगा, तो ये 2b होगा टोटल स्ट्रेच, b नहीं होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था, जिसकी वजह से कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 4.25। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जे एडवांस 2024 फिजिक्स का पेपर 2 का कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।